जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। M2R5 की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 31 जुलाई और टाइम हुआ है 3:20, यानी रात के 3 बज चुके हैं और 31 जुलाई आज। तो M2R5 के लिए आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि M2R5 का कंटेंट प्रोवाइड कराइए। तो इसी रिक्वायरमेंट को देखते हुए आप सभी बच्चों के लिए M2R5 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 125 क्वेश्चन लगभग आपको इसमें बताऊंगा मैं। थंबनेल पे आपको 110 क्वेश्चन लिखा मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अलावा भी क्वेश्चन जो मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ आपको, वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं आपके लिए। अदर इन्फॉर्मेशन जो देता हूँ क्वेश्चन के अलावा वो इम्पोर्टेंट होती है। तो इसीलिए अगर टोटल मैं क्वेश्चन इस तरीके से गिनता हूँ तो फिर तो बहुत 150 से ज़्यादा क्वेश्चन बैठ जाते हैं। तो इस क्लास में जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यकीन मानिए, जिनका भी M1 की तो मैंने प्रोवाइड कराई है आपको, जिनका भी M2R5 का एग्ज़ाम है उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन के साथ देखने को मिलेगा। तो इस क्लास को कोई भी बच्चा मिस ना करे। एग्ज़ाम से पहले सभी देख लें जिनका भी 3 से 11 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने जो तैयारी की है उस तैयारी को देखते हुए ये जो क्वेश्चन है आपको, ये क्वेश्चन पेपर है नेलेट का, ये आपको सोल्व करके चलना है। और कितना स्कोर आपका रहता है 100 में से आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है सभी बच्चों को। रियल मान के चलना कि आपका एग्ज़ाम हो रहा है और ये रियली एग्ज़ाम है जो प्रीवियस ईयर का है, हो चुका है M2R5 का। तो किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, नेलेट किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा इससे। ठीक है, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बस शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। सिर्फ इतना काम करिए आप, बाकी काम हमारा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी CSS की वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी नहीं है। क्वेश्चन को मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी तरह की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी CSS की वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी नहीं है। ये देखिए, जैसे क्वेश्चन है तो सेम क्वेश्चन आपको आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम जो कंप्यूटर पे CBT होता है उस पे आपको देखने को मिलेगा। सेम आपके सामने ऑप्शन भी होंगे। तो आपको क्वेश्चन को अपनी दिमाग में सेट कर लेना है और ऑप्शन को अपने दिमाग में सेट कर लेना है। और ऑप्शन को सेट करने का मतलब है जो आंसर आपको बताया जाएगा उसको आपको फोकस करना है कि कौन सा आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन। तो जिस लैंग्वेज में भी आपको समझ में आता है, आप समझ पाते हैं, उसमें आपको पढ़ के क्वेश्चन को पढ़ के आप उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सी CSS, सबसे पहले क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ CSS की फुल फॉर्म क्या है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। हालांकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को आपको मिलेगा। विच इज़ नॉट ए वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी ऑफ CSS। CSS की कौन सी ऐसी है जो वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, बताइए आपके अनुसार क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। बैकग्राउंड इमेज के, और क्वेश्चन को ये भी पढ़ लेना है कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो इसमें पूछा है कि कौन सी है जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा है। तो बैकग्राउंड इमेज क्या ये नहीं है, ये तो होती है। बैकग्राउंड पोजीशन भी होती है, बैकग्राउंड कलर भी होती है, लेकिन बैकग्राउंड इटरेट नहीं होता। तो इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इस क्वेश्चन का। इसलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी पूछ सकता है। W3.CSS के बारे में क्या सही नहीं है। W3 का मतलब होता है W 3 बार है, W 3 बार है। और W3 का मतलब यानी वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके फाउंडर अगर कहीं संस्थापक की बात करें तो टिम बर्नर्स लिए, आप सभी जानते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि www कब बना, www जो है ये कब बना था, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और W3.CSS के बारे में क्या सही नहीं है, CSS की फुल फॉर्म आपको बताइए मैंने, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। ठीक है, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट W3.CSS। W3.CSS इज़ एन मॉडर्न रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क। क्या ये बात सही है। कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, हमें वो ढूंढना है जो सही नहीं है, तो ये तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है W3.CSS प्रोवाइड इक्वालिटी फॉर ऑल ब्राउज़र। सभी ब्राउज़र के लिए समान इक्वालिटी कह रहा है, प्रोवाइड करता है, ये भी सही है। W3.CSS प्रोवाइड इक्वालिटी फॉर ऑल डिवाइसेस, सभी डिवाइसेस के लिए, ये भी ठीक है। और W3.CSS इज़ नॉट द स्टैंडर्ड CSS। तो ये कह रहा है कि W3.CSS जो है ये स्टैंडर्ड CSS नहीं है। हिंदी में देख लिखते हैं, W3.CSS मानक CSS नहीं है,
तो ये आपका जो है ये गलत हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा। जबकि जो w3.css है ये CSS पे बेस्ड है, CSS पे आधारित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। डैश प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट में टेक्स्ट की पहली पंक्ति को इंडेंट करने की अनुमति देती है। द प्रॉपर्टी अलाउड टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट इन एन एलिमेंट। ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट टेक्स्ट फर्स्ट होगा, टेक्स्ट इंडेंट होगा, फर्स्ट इंडेंट होगा, या टेक्स्ट फर्स्ट इंडेंट होगा। क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेक्स्ट इंडेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन को अब मैंने आपसे ये कहा है, क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन के ऑप्शन को देख लो, बाकी आपको कुछ नहीं देखना। एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, इसीलिए जो अब याद कर लोगे आप वो आपके एग्ज़ाम तक याद रहेगा और उसको आप सही करके आओगे फिर। इसीलिए आपको सिर्फ क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना है। इनवैलिड HTML इवेंट की पहचान करें। ऐसा कौन सा है जो इनवैलिड HTML है। HTML की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये आपको याद रखनी है, कई बार पूछी गई है, इस बार भी पूछ सकता है किसी न किसी शिफ्ट में। इनवैलिड की बता रहा है, तो देखिए पहले ये देख लीजिए कि इसमें से वैलिड कौन कौन से हैं। ठीक है, इनवैलिड आपको अपने आप मिल जाएगा। अगर आप सही ढूंढोगे तो देर में मिलता है, गलत ढूंढोगे तो जल्दी नहीं मिल पाता। सही ढूंढोगे जल्दी मिल जाता है। इस तरीके से आपको देखना है। तो देखिए इसमें से जिस ऑप्शन के पहले ऑन लगा हुआ है वो आपका सही होता है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, जैसे आपका ये ऑप्शन नंबर सी है तो ये तो वैलिड है। ठीक है, जैसे ऑन माउस आउट है, ये आपका ऑन माउस ओवर है, ये भी सही है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर ए है अनलोड, ये आपका इनवैलिड है। और ऑप्शन नंबर बी है लोड, ये भी इनवैलिड है क्योंकि इनसे पहले भी ऑन नहीं लगा हुआ है। तो अब इसमें इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही इनवैलिड HTML इवेंट हैं। तो इसमें से आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं ये अब आप पे डिपेंड करता है। हालांकि नेलेट को एक ऑप्शन देना चाहिए जो सही हो। यहाँ पर दो ऑप्शन है जो आपके आंसर बन रहे हैं। अगर यहाँ पर ऑन अनलोड होता तो वो सही हो जाता, और ऑन लोड हो जाता तो वो भी सही होता। तो एक ऑप्शन देना चाहिए था, बाकी एक से पहले ऑन लगाना चाहिए था। या तो इससे पहले ऑन लगा दे, ऑन लोड हो जाएगा, और ये या इससे पहले ऑन लगा दे, ये अनलोड हो जाएगा। ठीक है, ऑन अनलोड हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल दोनों के दोनों ऑप्शन इसके आंसर बन रहे हैं। आप ए भी लगा सकते हैं, बी भी लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन एलिमिनेशन से आप करोगे तो आपका आंसर जल्दी सही हो सकता है। W3.CSS निम्नलिखित बॉर्डर क्लास प्रदान नहीं करता है। बताइए कौन सी क्लास प्रदान नहीं करता है W3.CSS। W3 बॉर्डर टॉप, इंग्लिश में देख सकते हैं W3 CSS डज नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग बॉर्डर क्लास। तो इसमें W3 बॉर्डर टॉप, W3 बॉर्डर राइट, W3 बॉर्डर बॉटम, W3 बॉर्डर गटर। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपसे डिस्कस किया था इससे पहले वाली वीडियो में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। W3 बॉर्डर गटर सेम क्वेश्चन है, देखिए सेम ऑप्शन के साथ, उसमें भी था इसमें भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, टाइम मुझे कम से कम 40 मिनट में ख़त्म करनी है ये क्लास। HTML में माननीय नए इनपुट टैग एलिमेंट की पहचान करें। ईमेल, लेटर, फैक्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। आइडेंटिफाई द वैलिड न्यू इनपुट टैग एलिमेंट इन HTML5। HTML5 एक नया वर्जन है। ठीक है, तो इसमें आपको पहचान करनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ईमेल, ऑप्शन नंबर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ईमेल है। जो HTML5 में इनपुट टैग एलिमेंट की पहचान करने के लिए कह रहा तो ईमेल हो जाएगा इसका राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है। किसी दस्तावेज की सामग्री के एक स्वतंत्र भाग को प्रस्तुत करने और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किस टैग का यूज़ किया जाता है। किस टैग का यूज़ किया जाता है, तो ब्लॉग, न्यूज़पेपर, आर्टिकल या रिकॉर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। हाइपर टेक्स्ट एक डैश है। हाइपर टेक्स्ट एक डैश है का मतलब टेक्स्ट के सभी गंभीर टेक्स्ट शब्दावली, 1000 शब्दों से अधिक का टेक्स्ट, पाठ जिसमें अन्य ग्रंथों के लिंक शामिल हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाइपर टेक्स्ट क्या है, आप सभी जानते हैं हाइपर टेक्स्ट क्या है, जिसमें अन्य ग्रंथों के लिंक शामिल हैं। टेक्स्ट विच कंटेन्स लिंक्स टू अनदर टेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस कंपैरिजन ऑपरेटर का उपयोग
दो वेरिएबल के बीच समानता के साथ साथ कंटेंट को खोजने के लिए किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिएगा। किस कंपैरिजन ऑपरेटर का उपयोग दो वेरिएबल के बीच समानता के साथ साथ कंटेंट को खोजने के लिए किया जाता है? इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़िएगा। विच कंपैरिजन ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड इक्वालिटी ऑफ टाइप एज वेल एज कंटेंट बिटवीन टू वेरिएबल्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ट्रिपल इक्वल का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? ट्रिपल इक्वल का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आवाज़ आ रही है, तो इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। इनमें से कौन एंगुलर जेएस के लिए मान्य कथन नहीं है? बताइए, इसमें से कौन सा है जो एंगुलर जेएस के लिए मान्य यानी वैलिड स्टेटमेंट नहीं है? व्हाट इज़ नॉट ए वैलिड स्टेटमेंट फॉर एंगुलर जेएस? तो इट इज़ ए जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। ये जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, ये तो सही कह रहा है। ये तो क्या कह रहा है? तो सही कह रहा है। दूसरा है इट इज़ एडिड यूजिंग स्क्रिप्ट टैग, ये भी ठीक है। इट इज़ फ्रेमवर्क रिटेन इन सी लैंग्वेज। और नेक्स्ट है एंगुलर जेएस एक्सटेंड एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, यह सी लैंग्वेज में लिखा गया फ्रेमवर्क है, ये गलत है। यह सी लैंग्वेज में लिखा गया फ्रेमवर्क ये गलत है, जबकि इसमें ये होना चाहिए था इट इज़ फ्रेमवर्क रिटन इन जावा। ठीक है, ये जावा में लिखा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 मिनट में 11वें क्वेश्चन पे आए हैं, यानी एक क्वेश्चन पे 1 मिनट जा रही है। अब थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। W3 डॉट टेबल डैश टेबलों के लिए निम्न क्लास प्रदान नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, W3 स्ट्रिप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोटपैड प्लस प्लस में कौन सा कन्वर्टर मौजूद है? लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैं बीच बीच में कभी नहीं बोलता आपसे, ना सब्सक्राइब के लिए बोलता हूँ, ना लाइक के लिए, ना शेयर के लिए। शुरू में बोल देता हूँ बस, तो आपको वो काम करना है अपना। ठीक है, जो मेरा काम है वो कर रहा हूँ, जो आपका काम है वो आपको करना है। नोटपैड प्लस प्लस में कौन सा कन्वर्टर मौजूद है? तो कौन सा कन्वर्टर मौजूद है ये पूछ रहा है। तो ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, यानी ए और सी दोनों के दोनों। ये पहले वाला भी ASC डबल आई का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसकी फुल फॉर्म होती है। तो कौन सा कन्वर्टर मौजूद है? ये वाला भी मौजूद होता है, और HEX टू ASC डबल आई ये भी होता है। दोनों होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। जावास्क्रिप्ट में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। जावास्क्रिप्ट में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कौन सा है ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डबल स्टार। क्वेश्चन नंबर इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14 में नेविगेशन लिंक का एक सेट। आई होप आपको आवाज़ अच्छी आ रही होगी, मतलब ठीक आ रही होगी आवाज़, क्योंकि रात का समय है तो थोड़ा धीमे बोलना पड़ता है। घर में बाकी लोग सोए भी हुए हैं ना, इसलिए समझते हो आप, तो इसलिए आपको मैनेज करना पड़ेगा। नेविगेशन लिंक का एक सेट डैश टैग का उपयोग करके परिभाषित किया गया है। तो इसमें ए सेट ऑफ नेविगेशन लिंक इज़ डिफाइंड यूजिंग टैग। तो इसमें आपको लगाना है नेव टैग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए। फाइल प्रोटोकॉल का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। फाइल प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर, यानी FTP की बात हो रही है। FTP का आप सभी जानते हैं FTP का यूज़ क्या होता है। FTP का यूज़ आप सभी जानते हैं। FTP सबसे पहले ये जानिए क्या है। FTP एक प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स है। प्रोटोकॉल मतलब नियमों का समूह। इंटरनेट पर फाइलों को अपलोड करने के लिए या सेंड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है? तो FTP का यूज़ करते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं? तो FTP का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि फाइल प्रोटोकॉल का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वर से क्लाइंट को कंप्यूटर फाइलों के स्थानांतरण। इंग्लिश में लिखा हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ कंप्यूटर फाइल फ्रॉम ए सर्वर टू क्लाइंट। सर्वर से क्लाइंट को देता है, क्लाइंट से सर्वर को देता है फाइलों को, यही काम है FTP का, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, डैश एक सामान्य इनलाइन एलिमेंट है जो कोई इनहेरेंट फॉर्मेटिंग नहीं लागू करता। बताइए, डैश इज एन जेनेरिक इनलाइन एलिमेंट दैट अप्लाई टू इनहर्ट फॉर्मेटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है डिव, बी है स्पैन, कलर या विट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पैन हो जाएगा राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की विशेषताओं की पहचान करें। फोटो एडिटिंग जैसे आपका फोटोशॉप हो गया, तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर
की विशेषता बतानी है, यानी खासियत बतानी है कि क्या उसकी खासियत हो सकती हैं। तो एयर ब्रशिंग भी हो जाएगा, रेड आई रिमूवल भी हो जाएगा, क्रॉपिंग भी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी वाला ही हो। अगर ऑप्शन में उपरोक्त सभी है तो उसको एक बार आप ध्यान से पढ़ें, अगर सही लगता है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको उसका आंसर नहीं पता तो आप उपरोक्त सभी करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सारे के सारे ऑप्शन ठीक है। एयर ब्रशिंग, रेड आई रिमूवल, क्रॉपिंग, सारी की सारी विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या है, कौन सा फ़िल्टर फ़ोटो को टिंट करने के लिए कैमरा लेंस में रंगीन फ़िल्टर जोड़ने वाले फ़ोटोग्राफरों के विचार पर आधारित है। तो इसमें आपको क्या लगाना है, तो इसमें आपको लगाना है फ़ोटो फ़िल्टर, ऑप्शन नंबर बी। इसमें आपको लगाना है फ़ोटो फ़िल्टर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, HTML के लेबल टैग के बारे में क्या सही नहीं है। विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग अबाउट HTML लेबल टैग। तो कौन सा है इसमें से जो सही नहीं है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना कि सही है या सही नहीं है, ये ज़रूर पढ़ लिया करो। तो सही नहीं है ये पूछा है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी, दृष्टिबाधित यानी यूजफुल फॉर विजुअली चैलेंज यूजर्स, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, स्टाइल सीट की बॉडी में डैश शामिल है। स्टाइल सीट की बॉडी में क्या शामिल है, द बॉडी ऑफ द स्टाइल सीट इंक्लूड, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसमें आ जाएगा आपका CSS रूल्स, क्या आ जाएगा, CSS रूल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। HTML का फुल फॉर्म क्या है, HTML का अर्थ पूछ रहा है। इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने कल बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि HTML के बारे में कौन सा कथन सही है, वो क्वेश्चन था। मैंने उसके साथ साथ आपको फुल फॉर्म भी बताई थी। तो फुल फॉर्म इसमें आ चुके हैं, आपके भी किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछी जाएगी। तो HTML का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 है। रेक्टेंगुलर मार्की टूल का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। रेक्टेंगुलर मार्की टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तैरता हुआ मार्की, मार्की बनाना। इसमें हिंदी में आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए इंग्लिश में हम जाएंगे। बताइए, फ्लोटिंग द मार्की, क्रिएटिंग मार्की, सिलेक्टिंग पोर्शन इनसाइड इमेज, या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलेक्टिंग पोर्शन इनसाइड इमेज। नेक्स्ट है, एक ऑनलाइन सूचना पुनर्प्राप्ति उपकरण जो अपने समय के परिणाम उत्पन्न करने के लिए वेब सर्च इंजन के डेटा का उपयोग करता है, तो उसको हम बोलते हैं मेटा सर्च इंजन। उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मेटा सर्च इंजन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पैडिंग प्रॉपर्टी में नेगेटिव वैल्यूज़ की अनुमति है। तो इसका हो जाएगा गलत, यानी नहीं होती है। पैडिंग प्रॉपर्टी में नेगेटिव वैल्यू की परमिशन नहीं होती, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब यूज़र माउस कर्सर को स्पेसिफाइड एलिमेंट पर ले जाता है तो डैश सूडो क्लास एक्टिवेट हो जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम नहीं है जो नोटपैड प्लस प्लस में मौजूद नहीं है। तो नोटपैड प्लस प्लस में मौजूद नहीं है, ये बात पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखिए, अगर आपने नोटपैड प्लस प्लस यूज़ किया है तो उसमें MD5 होता है, एक मिनट रुकिए, देखिए MD5 होता है और SHA 256 भी होता है, लेकिन MD6 नहीं होता। इसमें आपका MD6 नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा मौजूद नहीं है, तो मौजूद नहीं है आपका MD6, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कौन सा मौजूद है, इसी क्वेश्चन को पूछ लेगा कौन सा मौजूद है, तो ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, व्यवसाय के लिए फ़ोटो एडिटिंग द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों की पहचान करें। तो इसका भी राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। क्यों होना चाहिए, क्योंकि उपरोक्त सभी मैंने आपसे कहा था ज़्यादा चांस होते हैं, लेकिन फिर भी आप उसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ यही आंसर है। एक बार क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ लें, इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी है। 28 नंबर क्वेश्चन है, W3 टेबल में रिस्पॉन्सिव टेबलों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है ये पूछ रहा है, W3 टेबल के रिस्पॉन्सिव टेबलों के बारे में। तो इस क्वेश्चन में आना चाहिए क्या, W3 टेबल क्लास एक रिस्पॉन्सिव टेबल बनाता है, बड़ी स्क्रीन पर कोई अंतर नहीं है। एक बार ये ऑप्शन देखिए इंग्लिश में, इट स्क्रॉल हॉरिजेंटली ऑन स्मॉल स्क्रीन्स, W3 टेबल क्लास क्रिएट ए रिस्पॉन्सिव टेबल। तो इसमें यही आना चाहिए, इसमें ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। ठीक है, W3 टेबल क्लास क्रिएट्स ए रिस्पॉन्सिव टेबल, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। इमेज में टोन कैसे बनाए जाते हैं, इमेज में टोन कैसे बनाए जाते हैं ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो इमेज में टोन जब रंग में ग्रे जोड़ा जाता है, व्हेन ग्रे इज एडिड टू ए कलर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है,
थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी टाइम लग रहा है आपको समझाने के। कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल के बारे में क्या सच है, बताइए इसमें से कौन सा है जो सच है। तो इसमें आ जाएगा आपका, रीड करिए एक बार। कॉन्फ्लिक्टिंग तब होता है जब स्टाइल के एक उपयोगकर्ता, लेखक या उपयोगकर्ता एजेंट जैसे एक ब्राउज़र द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो मुझे तो यही सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। बाकी आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, W3.CSS में बेसिक लिस्ट की पहचान करें। W3.CSS में बेसिक लिस्ट की पहचान करने की बात कर रही है। तो इसमें देखिए W3 OL, W3 बॉर्डर, W3 सेंटर या उपरोक्त सभी। तो इसमें आ जाएगा W3 OL। ठीक है, W3 OL ऑप्शन नंबर ए। कुकीज़ के बारे में गलत कथनों की पहचान करें। कुकीज़ आप सभी जानते हैं, कुकीज़ के बारे में गलत कथन बताना है कौन सा है कुकीज़ के बारे में। तो कुकीज़ प्रोग्राम होते हैं जो वेब क्लाइंट के बैकग्राउंड में चलते हैं, तो ये प्रोग्राम थोड़ी होते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई फ्रेम टैग जो है इसके बारे में कौन सा सही है, आई फ्रेम टैग के बारे में कौन सा सही है ये पूछा है। तो यह इनलाइन फ्रेम है, यह इनलाइन फ्रेम है। किसी अन्य दस्तावेज को वर्तमान HTML दस्तावेज में एम्बेड करें, कोई नहीं, या ए और बी दोनों। तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है ए और बी दोनों सही है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टाइल क्लास के बारे में क्या सही नहीं है। स्टाइल क्लास के बारे में क्या सही नहीं है ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्टाइल क्लास डिक्लेरेशन अंडरस्कोर से पहले होती है, तो ये सही नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन है, W3 फ़ॉन्ट में प्रयुक्त डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट की पहचान करें। तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट की पहचान करने की बात कर रहा है यहाँ पे, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्धना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइडेंटिफाई द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट यूज इन W3 फ़ॉन्ट, तो इसका हो जाएगा वर्धना। जावास्क्रिप्ट में एक एलिमेंट को डैश का उपयोग करके एक्सेस किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए उपरोक्त सभी होगा क्या, अकॉर्डिंग टू यू। तो बिल्कुल आप इसका लगा सकते हैं उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर क्वेश्चन है, डैश HTML नियंत्रणों के मान को एप्लीकेशन डेटा से बांधता है, डैश बाइंड द वैल्यू ऑफ HTML कंट्रोल टू एप्लीकेशन डेटा। तो इसका NGF होगा। 37 नंबर क्वेश्चन का NGF होगा, या NG मॉडल, या NG इंट, या NG कंट्रोलर। तो इसमें आप लगाएंगे NG मॉडल। ठीक है, इसमें क्या लगाएंगे आप, इसमें NG मॉडल लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा वैध एनकोडिंग मानक नोटपैड प्लस में मौजूद नहीं है, नोटपैड प्लस प्लस में मौजूद नहीं है, ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसमें ANSI होगा, UTF-8, UTF-8 बॉम, या UTF-16। तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा UTF-16, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या लगाओगे आप, ऑप्शन नंबर डी लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन है, एंगुलर JS एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करने का निर्देश डैश NGF, NG इंट, सेम ऑप्शन है, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो इस बार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है NGF। ठीक है, निर्देश NGF। ब्राउज़र आमतौर पर डैश टैग में सम्मिलित टेक्स्ट को रेखांकित करेंगे। ब्राउज़र विल यूजली अंडरलाइन इंसर्टेड टेक्स्ट इन द टैग। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, आई टैग या यू टैग। तो इसमें लगाना पड़ेगा आपको INS। ठीक है, इंसर्टेड की बात कर रहा है। अगर आई टैग, देखिए आई टैग का यूज़ होता है इटैलिक के लिए, तो ठीक है, यू का अंडरलाइन के लिए, लेकिन यू टैग नहीं होगा यहाँ पे, इंसर्टेड की बात कर रहा है, तो INS ऑप्शन नंबर पे हो जाएगा। इनवैलिड इमेज फ़िल्टर की पहचान करें। इनवैलिड इमेज फ़िल्टर कौन सा है, जो वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। तो इसमें आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपका जो मोशन है ये भी होता है, लिक्विफाई भी होता है, प्लास्टिक रैप भी होता है। बाकी डी ऑप्शन पे जो है वो नहीं होता। 42 नंबर क्वेश्चन है, डेल फंक्शन जो है, डेल टैग जो है, एलिमेंट उस टैक्स को परिभाषित करता है जिसे किसी डॉक्यूमेंट से हटा दिया गया है, ब्राउज़र उन्हें डैश रूप में प्रदर्शित करता है। तो इसमें हो जाएगा स्ट्राइक थ्रू, ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, W3 कंट्रोलर क्लास किसी भी HTML एलिमेंट में पैडिंग जोड़ता है, तो इसका हो जाएगा 16px लेफ़्ट एंड राइट, 16px लेफ़्ट एंड राइट, 43 का ऑप्शन नंबर सी। कैनवास को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने के लिए शॉर्टकट की बतानी है आपको।
कैनवास को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? तो इसमें हो जाएगा कंट्रोल प्लस ऑल्ट शिफ्ट प्लस 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यही सही लग रहा है, बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डीएनएस नेम सर्वर का क्या काम है? तो इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ मैं क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर एक विशिष्ट आईपी एड्रेस के डोमेन नामों का अनुवाद करना, ट्रांसलेशन डोमेन नेम्स इनटू ए स्पेसिफिक आईपी एड्रेस, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका काम होता है, ठीक है, ये इसका काम है। कौन सा मुख्य अंतर्निहित खोज तंत्र नहीं है? विच इज़ नॉट ए मेन बिल्ट इन सर्च, बताइए। तो इसमें आपको क्या लगाना है, डायलॉग बेस्ड, डायलॉग फ्री, इंक्रीमेंटल सर्च या डिक्रीमेंटल सर्च? तो इसमें लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर ए, डायलॉग बेस्ड। नेक्स्ट है ऑटो फोकस विशेषता का उपयोग किस एलिमेंट पर किया जा सकता है? बटन, इनपुट, सिलेक्ट या उपरोक्त सभी? तो इसका भी राइट आंसर लगाएंगे उपरोक्त सभी। अभी तक जितने भी ऑप्शन आए हैं उपरोक्त सभी वाले वही सही जा रहे हैं। पहचान करें कि सेक्शन एलिमेंट का उपयोग कहाँ किया जा सकता है? सेक्शन एलिमेंट का उपयोग कहाँ किया जा सकता है? तो इसका भी राइट आंसर उपरोक्त सभी, क्योंकि चैप्टर्स पे, न्यूज़ आइटम पे और इंट्रोडक्शन पे सभी पे कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 49 नंबर क्वेश्चन है ऑर्डर लिस्ट में अलग अलग आइटम कैसे निर्दिष्ट करेंगे? हाउ टू स्पेसिफाई इंडिविजुअल आइटम इन एन ऑर्डर लिस्ट? तो LI, UL, OI या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो UL होगा क्या इसका राइट आंसर, या LI? तो इसका हो जाएगा LI, ठीक है, अलग अलग की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वैध CSS प्रकार नहीं है? कौन सा वैध CSS प्रकार नहीं है? इनलाइन, एक्सटर्नल, आउटलाइन या एम्बेडेड? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आउटलाइन, ठीक है। 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा अभी तक 50 क्वेश्चन में। अगर आपने 35 से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर लिए हैं तो आपका स्कोर अभी ठीक ठाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवा जो किसी संगठन को वेब सर्वर पर वेबसाइट होस्ट करने में मदद करती है, वेब सर्विस, वेब होस्टिंग, वेब मार्केटिंग या वेब पब्लिशिंग? तो इसमें आपको क्या सोचते हो आप, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? तो इसमें मेरे हिसाब से हो जाएगा वेब होस्टिंग, जो कि इसका राइट आंसर है, ठीक है, वेब होस्टिंग। कौन सा जीवंत रंग नहीं है? बताइए, कौन सा एक वाइब्रेंट कलर नहीं है? बताइए, क्या सोचते हो आप, कौन सा जीवंत रंग नहीं है? तो विच इज़ नॉट ए वाइब्रेंट कलर, इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। वाइट जो होता है ये जीवंत रंग नहीं होता है। बताइए 53 है, W3 डॉट इमेज में कौन सी इमेज क्लास नहीं है, पहचान कीजिए। W3 इमेज में कौन सी इमेज क्लास नहीं है, पहचान करें। तो W3 राउंड, W3 बॉर्डर, W3 सर्कल, W3 ओवल, क्या होना चाहिए? 53 नंबर क्वेश्चन का मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर सोचना है, तभी तो आपको पता चलेगा आपका स्कोर क्या है। तो इसमें हो जाएगा ओवल, W3 ओवल, ये कह रहा है कि इमेज क्लास नहीं है, ठीक है। फॉर्मेटिंग डैश लागू करने के लिए एलिमेंट के समूह को एक साथ समूहित करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन को देख लो, ऑप्शन को देख लो, सेम आ जाएगा आपके एग्जाम में। फिर आप कहोगे कि सर आपने जो बताया वही एग्जाम में आया, आपने जो बताया वही एग्जाम में आया। 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डिव। 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डिव। CSS में एब्सोल्यूट पोजिशनिंग के लिए सही कथन बताएं। बताइए, CSS में एब्सोल्यूट पोजिशनिंग के लिए सही कथन कौन सा है? यह एक ब्राउज़र निर्धारित पोजिशनिंग है, क्या यही सही है? सही कथन पूछ रहा है, ना कि गलत। तो 55 नंबर क्वेश्चन में नीचे पढ़ेंगे आप, यह ऑथर्स को एलिमेंट्स को प्रदर्शित करने के तरीके पर अधिक नियंत्रण देता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जो आंसर सही होता है मेरी निगाह वहीं जाती है, ठीक है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, प्रतिक्रियाशील ग्रिड में कितने कॉलम निर्धारित होते हैं, 10 या 12? तो इसका रह जाएगा 12, इसका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेब डिज़ाइन में जावास्क्रिप्ट की क्या भूमिका है? वेब डिज़ाइनिंग में जावास्क्रिप्ट की क्या भूमिका है? तो भूमिका की बात हो रही है भाई, वेब पेजों के बिहेवियर को प्रोग्राम करता है, प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजों का लेआउट निर्दिष्ट करता है, वेब पेजों के कंटेंट को परिभाषित करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। कौन सा वैध मेटा सर्च इंजन नहीं है? कौन सा वैध मेटा सर्च इंजन नहीं है? कुत्ते भौंक रहे हैं, आवाज़ आ रही होगी आपको। आई होप आप उन पे ध्यान नहीं देंगे, आप अपने क्वेश्चन पे ध्यान देंगे।
तो मेटा सर्च इंजन नहीं है, तो मेटा सर्च इंजन तो आपका याहू भी नहीं होता है, स्टार्ट पेज भी नहीं होता, एक्साइड भी नहीं होता, डक डक गो होता है। तो बाकी 3 तो हैं, एक नहीं है। क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है क्या? कौन सा मेटा सर्च इंजन नहीं है? तो भाई देखिए, ये तीनों के तीनों होते हैं जो मेटा सर्च इंजन नहीं होते हैं। अब इसमें से किस किस पे मैं लगाऊं बताइए? तो क्वेश्चन होना चाहिए था कौन सा मेटा सर्च इंजन है, तब आपका आंसर होता डक डक गो, तब आपका आंसर क्या हो जाता? डक डक गो हो जाता। तो इस क्वेश्चन को अभी आप देखिए, प्रीवियस ईयर का है, अब ये हो सकता है गलती ना करें नेलेट, लेकिन इस क्वेश्चन में गलती है, तो इसका डक डक गो लगा के आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। यूज़र इनपुट, यूज़र एक्शन और ब्राउज़र एक्शन की पहचान करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो 59 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या लगाना है? इनपुट हैंडलर, इवेंट हैंडलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इवेंट हैंडलर। 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60। क्विक सिलेक्शन टूल का उपयोग डैश उद्देश्य के लिए किया जाता है, डैश के उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो कॉपी सिलेक्शन या पेस्ट सिलेक्शन, या इमेज के किनारों को ढूंढे और चयन को स्वचालित रूप से रोक दे। तो इसमें आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी, फाइंड इमेज एज एंड ऑटोमेटिकली स्टॉप टू सिलेक्शन। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। नेक्स्ट चलेंगे, 61 नंबर क्वेश्चन है। CSS के बॉक्स मॉडल के बारे में क्या सही है? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बताइए क्या सही है क्या सही नहीं है, कथन पूछ लेता है, क्योंकि क्वेश्चन इतने हैं नहीं नेट के पास, तो टॉपिक के बारे में कथन पूछ लेता है। तो CSS के बॉक्स के मॉडल के बारे में क्या सही है? तो यह एलिमेंट्स के चारों ओर खींचे गए वर्चुअल बॉक्स को परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 है। CSS2 में परिभाषित गलत मीडिया प्रकार की पहचान करनी है। CSS2 में परिभाषित गलत मीडिया प्रकार की पहचान करनी है। हैंड हेल्ड, ब्रेल, एरियल या प्रिंट। तो इसमें होना चाहिए ऑप्शन नंबर, कलर चेंज कर लेता हूँ, ऑप्शन नंबर सी एरियल। ठीक है, एरियल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बताइए 63 नंबर क्वेश्चन है। W3 कलर में, W3 कलर और W3 टेक्स्ट कलर क्लासेस का उपयोग डैश को कलर करने के लिए किया जा सकता है। तो कोई HTML एलिमेंट, केवल हेडिंग, केवल पैराग्राफ या केवल टेबल एलिमेंट। क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा कोई HTML एलिमेंट, यानी एनी HTML एलिमेंट। गॉसियन ब्लर को सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट की पूछ रहे हैं। बताइए, गॉसियन ब्लर को सक्रिय एक्टिव करने के लिए शॉर्टकट की टू एक्टिव गॉसियन कलर या गॉसियन ब्लर, ब्लर करना है उसको, कलर नहीं करना, ब्लर करना है। तो कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जी, कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस जी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, या कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस शिफ्ट प्लस 0। तो इसमें आपको लगाना है कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में क्या सच नहीं है? एक्सटर्नल शीट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? यह एक अलग डॉक्यूमेंट है जिसमें केवल CSS नियम शामिल है, ये तो सच कह रहा है। यह कंटेंट को प्रेजेंटेशन से अलग करता है, लेकिन दोनों अभी भी एक ही फाइल में समाहित है। जब अलग कर देगा तो समाहित कैसे होंगे एक ही में? तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। एंगुलर JS एक्सप्रेशन के बारे में अमान्य कथन बताना है। इनवैलिड स्टेटमेंट कौन सी है? तो डबल ब्रेसिस के अंदर लिखा होता है, ये बात तो सच है, ये तो सच है। गलत बताना है, अमान्य बताना है, इनवैलिड बताना है। तो गलत कौन सा हो सकता है? एंगुलर JS एक्सप्रेशन जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन से अलग है, ये गलत है। एंगुलर JS एक्सप्रेशन जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन से अलग है, ये गलत है, जबकि सेम होता है। डैश टैग एक वेब पेज में CSS एम्बेड करता है। बताइए, तो HTML होगा, स्टाइल होगा, CSS होगा या XML होगा? तो इसका होगा स्टाइल, ऑप्शन नंबर बी। एंगुलर JS में NG रिपीट डायरेक्टिव के बारे में क्या सही है? बताइए, आपको कोई क्वेश्चन बताना है कमेंट बॉक्स में। जो HTML है, जो आपकी HTML लैंग्वेज होती है, क्या ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है? और दूसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि जो HTML है, क्या ये केस सेंसिटिव होती है या नहीं होती है? HTML लैंग्वेज केस सेंसिटिव होती है या नहीं होती है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है, सभी बच्चों को। यानी स्मॉल और कैपिटल का कुछ फ़र्क होता है या नहीं होता है इसमें, केस सेंसिटिव है या नहीं, ये कमेंट में कमेंट करना है आपको। तो डैश टैग एक वेब पेज में CSS स्टाइल, ये आपका हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टाइल ने आपको बता दिया। एंगुलर JS में NG रिपीट डायरेक्टिव के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसमें एक HTML एलिमेंट को दोहराता है, संग्रह के प्रत्येक आइटम के लिए एक बार HTML एलिमेंट को क्लोन करता है, ऑब्जेक्ट के एक एरे पर प्रयोग करता है, एंगुलर JS एप्लीकेशन के लिए प्रारंभिक मानों को परिभाषित करता है, डिफाइन इनिशियल वैल्यूज फॉर एन एंगुलर JS एप्लीकेशन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल का डेटा टाइप प्राप्त करने के लिए किस ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है? किस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं? तो टाइप ऑफ हो जाएगा इसका राइट आंसर। टाइप ऑफ ही होता है इसका, है ना। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे इस पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि MIME का फुल फॉर्म बताओ। MIME का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MIME का फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन ऑप्शन नंबर ए पे ही लिखा हुआ है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस में लाइनों को छुपाने के लिए कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करते हैं? तो Ctrl+H का यूज़ करते हैं या Shift+H का यूज़ करते हैं। इसमें आपको कन्फ्यूज़ हो सकता है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो कन्फ्यूज़ आपको होना है नहीं। नोटपैड प्लस प्लस में लाइनों को छुपाने के लिए Alt+H का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? नोटपैड प्लस प्लस में लाइनों को छुपाने के लिए Alt+H का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन एलिमेंट एक प्रकार का स्क्रीन फ्रेम नहीं है? बताइए कौन सा है जो एक स्क्रीन फ्रेम नहीं है? तो इसमें आई फ्रेम आएगा, नो फ्रेम, यू फ्रेम या फ्रेम सेट। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यू फ्रेम का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्क्रीन फ्रेम नहीं होता है, तो ये यू फ्रेम आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, लेसो टूल का सबसे अच्छा उपयोग डैश के लिए किया जा सकता है या किया जाता है? तो एक सिलेक्शन को क्लीन करना जिसे आपने किसी अन्य टूल से शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है यही, बाकी आप पढ़ सकते हैं। पहले से हो चुके चेन का चेन रद्द करना, ये तो है नहीं। सिलेक्शन रिमूव करने के लिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, ठीक है। किस निर्देश का उपयोग एंगुलर JS एप्लीकेशन को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है? किस निर्देश का उपयोग एंगुलर JS एप्लीकेशन को प्रारंभ करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज यूज टू स्टार्ट एन एंगुलर JS एप्लीकेशन? तो NG रिपीट, NG ऐप, NG इंट या NG मॉडल? ऑप्शन नंबर सी NG ऐप इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है, टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है तो फ़ॉन्ट, वेट और बोल्ड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 76 है, वेब पेज का सबसे महत्वपूर्ण हेड टैग जो है एलिमेंट के लिए कंटेनर है। किसके लिए कंटेनर है? तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा मेटा डेटा। मेटा डेटा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड टैग एलिमेंट ऑफ ए वेब पेज ऑफ ए कंटेनर फॉर, तो मेटा डेटा ऑप्शन नंबर सी। उस ब्राउज़र की पहचान करें जो HTML5 टैग प्रस्तुत कर सकता है। आइडेंटिफाई द ब्राउज़र विच कैन रीडर HTML5 टैग। तो सफारी, एज, क्रोम तीनों होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए अभी तक जो ऑप्शन आए हैं उपरोक्त सभी वाले, सारों में उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी ठीक है। W3 डॉट फॉन्ट में हेडिंग्स के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसमें हेडिंग्स में कम संख्या में अक्षरों की अनुमति, ऑप्शन नंबर जो सी है वो ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लाइक कर दिया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अब एम्बेडेड स्टाइल सीट के बारे में क्या सही नहीं है? एम्बेडेड स्टाइल सीट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो एम्बेडेड स्टाइल सीट एक संपूर्ण CSS दस्तावेज को एक HTML दस्तावेज के मुख्य भाग में एम्बेड करने में सक्षम बनाती है। तो ये सही है। पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। क्लास सेलेक्टर का उपयोग एम्बेडेड स्टाइल सीट में किया जाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। शैली तत्व का प्रयोग एक कह रहा है कि शैली तत्व का प्रयोग विशेषता मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रकार को निर्दिष्ट करता है जो फाइल की सामग्री का वर्णन करता है। सभी कथन सत्य हैं, तो इसमें तो सारे ही ठीक हैं, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है, W3 पैनल के संबंध में कौन सा कथन सही है? अब आपके लिए इतनी मेहनत चल रही है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये मेहनत वसूल होगी हमारी। आपका फ़र्ज़ बनता है ये सब करना। W3 पैनल के संबंध में कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पर सही पूछ लिया, कहीं पे नहीं पूछेगा कि सही नहीं है बताओ। तो 80 नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि W3 पैनल जो है ये क्लास नोट्स प्रदर्शित करने के लिए भी एकदम सही है।
W3 पैनल क्लास कोड्स प्रदर्शित करने के लिए भी एकदम सही है। W3 पैनल क्लास अलर्ट प्रदर्शित करने के लिए भी एकदम सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। सभी कथन सत्य हैं। CSS में सूडो क्लास के बारे में कौन सा कथन है गलत? यह CSS में परिभाषित एक स्टाइल क्लास है। बताइए। एक लेखक को दस्तावेज में विशेष रूप से घोषित नहीं की गई सामग्री तक पहुंच प्रदान करता है। सूडोकोड को एलिमेंट के नाम से अंडरस्कोर द्वारा अलग किया जाता है। तो ये गलत है। अंडरस्कोर के द्वारा अलग किया जाता है, ये गलत है। देखिए, अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया ना और ऑप्शन देख लिए तो एग्जाम में ये सेम ऑप्शन आ जाता है, सेम क्वेश्चन आ जाता है। तो जो बच्चे ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते, ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते और वो कुछ दिन पहले पढ़ लेते जैसे आप पढ़ रहे हो अब, तो पास हो सकते हैं, आप अच्छे ग्रेड से पास हो सकते हैं। इसलिए पास होना इतना मुश्किल नहीं है। जो पास होने से भी डरते हैं ना, फिर बेकार है आपका पढ़ाई करना। 100 में से 50-60 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाओगे तो फिर क्या क्या पढ़ रहे हो? फिर आप क्यों कर रहे हो ओ लेवल? रंग वृद्धि डैश को संदर्भित करता है और ऐसा मेरा मानना है कि सब पास हो जाओगे, कोई फेल नहीं होगा। जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था, मेरे टीचर बोलते थे कि सब पास हो जाओगे, कोई फेल नहीं होगा, सब पास हो जाओगे। उनका एक ही नारा था, सब पास हो जाओगे, और सभी पास हुए हैं, सब पास हुए थे। तो आप भी सब पास हो जाओगे अगर थोड़ा बहुत पढ़ोगे। रंग वृद्धि डैश को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको बताना है किसी भी प्रकार की प्रक्रिया या उपचार जो प्राकृतिक हीरे के रंग को संशोधित या बढ़ाता है। तो इसमें बी लगाना पड़ेगा। इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी, एनी टाइप ऑफ प्रोसेस और ट्रीटमेंट दैट मॉडिफाई और इन्हेंस द कलर ऑफ ए नेचुरल डायमंड। जावास्क्रिप्ट कोड को पुराने ब्राउज़र में चलाने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग करना आवश्यक है? भाई जावास्क्रिप्ट का कोड है, पुरानी ब्राउज़र में चलाना है, तो किस कीवर्ड का यूज़ करोगे? वार, लेट, कंस्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे या ए लगाएंगे। तो वार हो जाता है इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? वार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए देखते हैं क्या है। 84 है, आधिकारिक W3C अनुशंसा बनाने के लिए सबसे पहले कौन सा CSS विनिर्देश घोषित किया गया था? देखिए, W3C का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। सी का मतलब क्या होगा? W3C में कंसोर्टियम होता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। CSS लेवल 2, CSS लेवल 1, CSS लेवल 0 या CSS लेवल 2.1। तो 84 में आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी, CSS लेवल 1, ऑप्शन नंबर सी। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डैश का प्रयोग करके घोषित नहीं किया जा सकता। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डैश का प्रयोग करके घोषित नहीं किया जा सकता है। तो 85 में आपको लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी, सेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको लगाना होगा। कौन सी क्लास प्रॉपर्टी इमेज को ट्रांसपेरेंट बनाती है? कौन सी क्लास प्रॉपर्टीज इमेज को ट्रांसपेरेंट बनाती है? तो W3 ओपिसिटी, W3 ट्रांस, W3 ग्रे स्केल या उपरोक्त में से कोई नहीं। 86 में आपको लगाना है W3 ओपिसिटी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 5 मिनट और चाहिए आपकी। इंडेक्स पेज डैश है, इंडेक्स पेज डैश है जहाँ सभी इंटरनेट डेटा संग्रहित है। इंटरनेट तक पहुँच के लिए आवश्यक वेबसाइट का पहला पेज। तो इंडेक्स पेज वेबसाइट का पहला पेज को कहते हैं क्या? तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे फिर इसका। इंडेक्स पेज वेबसाइट का पहला पेज है। .edu डोमेन नेम क्या दर्शाता है? MNR5 का क्वेश्चन है, एजुकेशन का डोमेन नेम है। ठीक है, .com कमर्शियल दर्शाता है, .edu एजुकेशन को दर्शाता है, .gov गवर्नमेंट को दर्शाता है। W3 लिस्ट में कौन एक वैलिड लिस्ट टाइप नहीं है? कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं, आई होप आप थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि अब रात का समय है, बताइए क्या आपके लिए वीडियो भी बनानी है। ठीक है, आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए दिन में टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए रात को बनानी पड़ रही है। तो W3 लिस्ट में कौन एक वैलिड लिस्ट टाइप नहीं है? तो इसमें आ जाएगा एक्स स्मॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90, इनवैलिड इनपुट टैग टाइप विशेषता मान की पहचान करें। तो रेडियो बॉक्स, चेक बॉक्स, सबमिट या टेक्स्ट। तो देखिए, सबमिट इनपुट सबमिट होता है, इनपुट टेक्स्ट, इनपुट चेक बॉक्स, लेकिन इनपुट रेडियो बॉक्स नहीं होता, इनपुट रेडियो होता है। क्या होता है? इनपुट रेडियो बॉक्स नहीं होता, इनपुट रेडियो होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 91 में है, विभिन्न स्थितियों के आधार पर विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए किस जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है? इफ़, फॉर, वाइल या स्विच। तो इसमें आप यूज़ करते हैं विच या स्विच। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, किसका प्रयोग निर्देशों यानी डायरेक्टिव के उपसर्ग प्रीफिक्स के रूप में किया जाता है? डेटा, NG, A और B दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो
तो इसमें आपको लगाना है NG, ऑप्शन नंबर बी। जावास्क्रिप्ट डैश को बदल सकता है, HTML के कंटेंट को बदल सकता है, HTML एट्रीब्यूट वैल्यूज़ को बदल सकता है, HTML स्टाइल को बदल सकता है, या सभी को बदल सकता है। तो इसमें भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या लगाना है, बिना पढ़े ऑप्शन नंबर डी लगा दो, उपयुक्त सभी। लेकिन आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा उसको एक बार पढ़ लीजिएगा ज़रूर, ठीक है, हो सकता है डी ही सही हो। इंटरनेट के सभी कंप्यूटर कनेक्शन द्वारा किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होती है इसकी, 4 लेयर इसमें होती है। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पहली कंडीशन गलत होने पर परीक्षण करने के लिए एक नई कंडीशन निर्दिष्ट करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। इफ़, एल्स, एल्स इफ या उपरोक्त में से कोई नहीं। इजी क्वेश्चन है ये, पाइथन में भी आ जाते हैं कभी कभी ऐसे क्वेश्चन। तो 95 में आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, एल्स इफ। पहली कंडीशन गलत होने पर, ठीक है, देखिए पहली कंडीशन गलत होने पर परीक्षण करने के लिए एक नई कंडीशन निर्दिष्ट करने के लिए डिस डैश का उपयोग किया जाता है, तो एल्स इफ का यूज़ करते हैं। इंग्लिश में पढ़िए एक बार इसको। डैश इज़ यूज टू स्पेसिफाई ए न्यू कंडीशन टू टेक्स्ट इफ़ द फर्स्ट कंडीशन इज़ फॉल्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 96 है, HTML टैग्स में नॉन सेमांटिक एलिमेंट्स की पहचान करें। तो इसमें आपको लगाना है ऑप्शन नंबर है डिव। क्या हो जाएगा? डिव हो जाएगा, क्योंकि टेबल, फ्रॉम और आर्टिकल ये है, इसमें जो हो जाएगा फॉर्म और आर्टिकल और टेबल जो है ये सेमांटिक हैं, लेकिन नॉन सेमांटिक की बात हो रही है तो डीप हो जाएगा। 97 है, CSS के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? CSS कैस्केडिंग स्टाइल सीट है, ये तो सही है भाई। CSS का कथन पूछ रहे हैं ना गलत, तो सही बताना है, पहले आपको सही ढूंढ लो, तो गलत अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप सही ढूंढोगे, एक बार सही ढूंढ लोगे ना, तो गलत अपने आप मिल जाएगा। CSS कैस्केडिंग स्टाइल सीट है, ये ठीक है। प्रस्तुति से अलग कंटेंट है, प्रस्तुति से अलग कंटेंट है। वेब पेज का विजुअल लेआउट स्थापित करें। वेब पेज की सामग्री को मार्कअप करें। मार्कअप द कंटेंट ऑफ वेब पेज। तो इसमें डी लगाएंगे। 97 में क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे, क्योंकि बाकी तीनों सी तक ठीक है, डी गलत है। कौन W3 डॉट टेक्स्ट में मान्य टेक्स्ट अलाइनमेंट क्लास नहीं है? तो इसमें लगाएंगे W3 लेफ्ट लाइन, W3 राइट लाइन, W3 सेंटर, W3 सेंटर लाइन। तो 98 में लगाना पड़ेगा आपको ऑप्शन नंबर डी, W3 सेंटर लाइन, ठीक है। 99, HTTP हाइपर टेक्स्ट ऑन प्रोटोकॉल इनपुट रिक्वेस्ट मेथड का उपयोग किया जाता है निर्दिष्ट दस्तावेज की अंतर्वस्तु लौटाने के लिए, हेडर इन्फॉर्मेशन लौटाने के लिए, निर्दिष्ट दस्तावेज को संलग्न डेटा से बदलने के लिए, या निर्दिष्ट दस्तावेज को संलग्न डेटा के साथ निष्पादित करने के लिए। तो 99 में आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी, निर्दिष्ट दस्तावेज को संलग्न डेटा से बदलने के लिए। रिप्लेस द स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट विद द इनक्लोज डेटा। क्वेश्चन नंबर 100 आज का लास्ट क्वेश्चन है। स्विच ब्लॉक से बाहर आने के लिए किस स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है? स्विच ब्लॉक से बाहर आने के लिए किस स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है? तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और जो क्वेश्चन बताए गए हैं ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे, यूज़फुल साबित होंगे, लाभदायक साबित होंगे। अब आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जिनका M2R5 का एग्ज़ाम है। और अगर कोई क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ पे आपको समझा दिया जाएगा, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें डाउट होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में अगर आपका कोई विचार है, कोई आप कमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसको हम एक बार पढ़ेंगे और आपको कमेंट में ही उसको पिन कर देंगे। तो जिनका भी एग्ज़ाम है 3 से 11 अगस्त को, उन सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आपके लिए दुआ करते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और आप अच्छे ग्रेड से पास हो जाएं। जिस मकसद के लिए भी आप O लेवल कर रहे हैं वो मकसद आपका पूरा हो जाए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके आप यहाँ से अब जा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।